हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और जल्द ही आने वाले हैं दिसंबर 21 वाले एग्जाम्स। और मैं सच्ची बताऊं, आरटीपी आ गई है ऑडिट की। एंड ये आरटीपी में जो आईसीआई ने क्वेश्चंस डाले, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई आईसीआई को मतलब है अब डेप्थ में जाने से। ऊपर ऊपर से प्रोविजंस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप प्रोविजंस को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सो पहला जो आरटीपी में इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आया है वो है आपका टॉपिक डिविडेंड के ऊपर। जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, ऑडिट ऑफ डिविडेंड हम पढ़ते हैं कंपनी ऑडिट में, उस पर एक क्वेश्चन आया है। मैं सच्ची बताऊं, उसमें जो एक एक प्रोविजन जब हम क्लास में इतने अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उसको आज पढ़ने का मुझे फ़ायदा दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा वो भी इन डेप्थ जाके ही पूछा। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच वी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। तो मैंने कहा मैंने क्वेश्चंस पढ़ने ही नहीं, मैं तो सीधा क्वेश्चंस पे मैंने पूरा केस सिनेरियो पढ़ना ही नहीं। मुझे पता है केस सिनेरियो में उन्होंने बहुत खिचड़ी बनाई होगी 50 कॉन्सेप्ट्स की, पर कॉन्सेप्ट जो ये टेस्ट करने वाले हैं क्वेश्चन में, उसे 3-4 ही टेस्ट करने वाले। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम रेट एट विच इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड। पक्का इन्होंने कोई लॉस किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तभी इनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर प्रोविजन देखा जाए तो प्रोविजन क्या होता है भाई, अगर मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, लॉस है अभी तक, जो भी मेरा अभी तक साल बीता है, एंड अगर उसमें लॉस है तो मुझे मेरा जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट शुड बी एवरेज। जी हाँ, एवरेज रेट। कब का एवरेज रेट? लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो मेरा एवरेज रेट है वो मैं लेता हूँ। अब देख लेते हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का क्या रेट है। तो अगर हम 2021 में अभी बैठे हैं तो मेरा पिछले साल ही हो गया 12%, फिर हो गया 16% एंड देन आ गया 10%। सो 12, 16 और 10% का मुझे बेसिकली यहाँ पे एवरेज लेना है। सो 12, 16 और 10 का अगर एवरेज देखें तो कितना आएगा आप बताओ, आप भी निकालो मेरे साथ साथ। ये आता है 12.67%। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? बी, यानी 12.67%। तो देखो इतनी जल्दी हमने निकाल लिया, 2 नंबर मिल गए। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, शैल बी पेबल बाय द कंपनी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। मुझे एक बात बताओ, जब हम डिविडेंड का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम 2 तरह के इंटरेस्ट पढ़ते हैं। एक तो इंटरेस्ट जब हम डिले कर देते हैं पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स, और एक होता है इंटरेस्ट जब हम डिले कर देते हैं इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। हाँ सर, हम ये पढ़ते हैं, और दोनों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा पहले वाले में ज़्यादा होता है, दूसरे में कम होता है। सर एक में होता है 18%, एक में होता है 12%। 18% उसमें ज़्यादा क्यों होता है, मैंने इसका लॉजिक आपको बताया था। क्योंकि वो पैसा अभी कंपनी के पास पड़ा है, एक अपने अकाउंट में पड़ा है। अब वो उसको सेपरेट अकाउंट में भेजेगी, शेड्यूल अकाउंट में। क्योंकि वो नहीं भेज रही तो वो कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट कमा रही है, अपने एफडीज में रख के उस पर इंटरेस्ट कमा रही है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाई हम तुम्हें पेनलाइज करेंगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बेसिकली 18% की एक इंटरेस्ट की अमाउंट लगाते हैं। तो हमें पता चल गया 18% लगेगा। सर 18% किस पे लगेगा? ऑफकोर्स डिविडेंड के अमाउंट पे लगेगा। तो डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, आपको ना बस देखना है क्या क्या है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 27 लाख, सर दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद देखा डिस्पाइट ऑफ लॉस कंपनी डिक्लेयर्ड टोटल इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20 लाख। तो मुझे पता है 20 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है? 25 अप्रैल को। मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कब तक पे हो जाना चाहिए? सर 30 डेज में पे हो जाना चाहिए, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो 30 डेज में पे हो जाना चाहिए, यानी 25 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ है, तो यानी 5 दिन तो अप्रैल के हो गए और 25 दिन मई के, यानी आपके 25 मई तक ये आपका जो डिविडेंड है ये पे हो जाना चाहिए था, ठीक है। 25 मई तक पे हो जाना चाहिए था। पे कब हुआ है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था सेट डिविडेंड वाज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑन 10th जून, यानी 10th जून को इन्होंने पे कर दिया, जो चीज़ 25 मई को पे होनी चाहिए थी। कितना डिले हो गया? सर 6 दिन मई का डिले हो गया और 10 दिन जून का, यानी 16 दिन का डिले हो गया टोटल। हाँ सर 16 दिन का डिले हो गया। तो यहाँ पे 16 दिन का कर देंगे 16/365। और यहाँ पे हम एक चीज़ और लेंगे, और सर क्या लेंगे इसमें? सर इसमें हम ये लेंगे 20 लाख की अमाउंट, क्योंकि इसी पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 लाख की अमाउंट भी ले ली। सो 20 लाख की अगर हम अमाउंट लें तो आप बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? 20 लाख इंटू 16/365 इंटू 18%, ठीक है। 15780.8, ये आपका आंसर आ गया 15781। तो बेसिकली सिंपल सा तरीका है, डिविडेंड के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सिंपल मैथ्स आती है आपके 2 नंबर आपके हाथ में आ गए। फिर आती है बात इन विच अकाउंट किव्स पैक लिमिटेड वुड हैव ट्रांसफर्ड द डिविडेंड अमाउंट इन रिलेशन टू शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर महेश। तो बेसिकली मिस्टर महेश के पास कुछ शेयर्स हैं, हमें वो देखना है कि उनसे रिलेटेड डिविडेंड किसके पास जाना चाहिए। तो पहले महेश की कहानी पढ़ लेते हैं, महेश क्या है। सो यहाँ पे मुझे महेश दिख गया। इन्होंने कहा वन ऑफ द शेयर होल्डर्स मिस्टर महेश। महेश की कहानी क्या है? महेश हैड सबमिटेड अ ट्रांसफर डीड टू द कंपनी ऑन 28 अप्रैल। आप मेरे को एक बताओ डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ था? डिविडेंड सर 25 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था। पे कब हुआ? 10 जून को। 10 जून से पहले यहाँ पे एक ट्रांसफर डीड आ गई है कंपनी के पास ऑन 28 अप्रैल की। उसको वो चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके शेयर्स की वो हो जाए
मिस्टर गोवर्धन के नाम पे, तो बेसिकली मिस्टर महेश मिस्टर गोवर्धन के नाम पे अपने शेयर्स ट्रांसफर कराना चाहते हैं, अलॉन्ग विद एन ऑथराइजेशन लेटर उन्होंने दे दिया फॉर पेइंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू मिस्टर गोवर्धन। अब आप बताओ कंपनी जब डिविडेंड देगी तो किसको देगी? ऑफ कोर्स मिस्टर गोवर्धन को देगी। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, इन विच अकाउंट किक्सबैक लिमिटेड शुड हैव ट्रांसफर द डिविडेंड अमाउंट इन रिलेशन टू मिस्टर महेश। ये तो आपने कुछ पढ़ नहीं रखा तब भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ इट शुड बी इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर गोवर्धन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ सर हो गया। अब एक क्वेश्चन और आ गया, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन। फाइन अब किस पे लेवी हो रहा है? फाइन कुड बी लेविड ऑन एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु वाज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। हम जनरली फाइन से पेनल्टीज छोड़ के जाते हैं, याद नहीं रहते फाइन से पेनल्टीज, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर देते हैं। एक बार आप फाइन पेनल्टी का प्रोविजन पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। सर आपको आता है? मैंने कहा भाई फाइन पेनल्टी से पूरा भरा हुआ है कंपनी ऑडिट, तो इतने फाइन एंड पेनल्टी याद करने से बेटर है जो बाकी प्रोविजन है उनको अच्छे से याद कर लो, जो आप याद रख सकते हो। 5 में से अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पास होना है, आपको एग्जाम्शन लानी है, आपको 100 में से 100 नहीं लेके आने, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, वो डिस्कस कर लेते हैं। बाय व्हाट डेट, किस डेट तक अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट शुड हैव बीन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजने की क्या टाइम लिमिट होती है? सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट भेजने की टाइम लिमिट 7 डेज की होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर 7 डेज कहाँ से शुरू होते हैं? 7 डेज वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ हमारे 30 डेज खत्म हो जाते हैं। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में अगर हमने डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं किया होता तो वो डिविडेंड हमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। मुझे एक बात बताओ, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या थी? सर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ऊपर उन्होंने बताई थी। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड थी 25 अप्रैल, यानी 25 अप्रैल से पहले मैं 30 दिन गिनूंगा। हाँ सर आप 25 अप्रैल से पहले 30 दिन गिन लो। तो 25 अप्रैल से हमने 30 दिन गिने थे, 25 अप्रैल से 30 दिन गिनते हैं तो कितना आ जाता है? 5 दिन आ जाते हैं अप्रैल के। ठीक है सर 5 दिन अप्रैल के आ गए। उसके बाद हमने गिने 25 दिन मई के। सर हाँ 25 दिन मई के भी गिन लिए। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे 25 मई आ गया। ठीक है सर, अब 25 मई से ना आप 7 दिन गिन लो। मैंने कहा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन तो ये हो गए और 1 जून आ गया। तो बेसिकली मेरा 1 जून होगा आंसर। ए या सी में से कोई एक आंसर है जहां पे मेरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट चले जाना चाहिए था। सर अब एक बात मुझे और बताओ, कंपनी को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। स्टेटमेंट किस चीज का? जिसका पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया है वो स्टेटमेंट उसको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है। भाई ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका अकाउंट नंबर है और हमने इसका अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा यहाँ पे रखा है। हाँ सर स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। सर वो स्टेटमेंट कब फाइल करना पड़ता है? मैं कहता हूँ वो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज कहाँ से? 90 डेज फ्रॉम द डेट जब कंपनी ने वो पैसा ट्रांसफर करा है। सो जिस दिन कंपनी ने वो पैसा ट्रांसफर किया है वहां से हम 90 डेज गिनते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कंपनी ने पैसा कब ट्रांसफर किया था? सर कंपनी ने जो पैसा है ना वो अनपेड डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड ऑफ 2 लाख को उसने ट्रांसफर किया था 15 जून को। तो जो चीज 15 जून को ट्रांसफर हुई है वहां से हम 90 डेज गिनेंगे। सर 15 जून से 90 डेज गिन के दिखाओ। मैंने कहा 15 जून से 90 डेज गिनना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली 15 डेज तो मैंने जून के गिन लिए, 31 डेज मई के गिन लिए एंड 31 डेज मैंने अगस्त के गिन लिए। टोटल कितने हो गए सर? 15 प्लस 31 टोटल 77 डेज हो गए। मैंने कहा 90 में से कितने कम है? 13 दिन कम पड़े, वो हम सितंबर के ले लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 5th का ए, 1 जून 2021 एंड 13 सितंबर 2021। सर क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मैंने कहा ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट यहाँ पे आईसीआई ने एक चीज क्लियर कर दी कि डिविडेंड का टॉपिक बन जाता है इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 21 एग्जाम एंड मई 22 बाकी जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं उनके लिए। सो डिविडेंड का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना। और एक इंडिकेशन और मिल गई होगी कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपको पूरा मजा आएगा और आप इस बार अपना एग्जाम्स अच्छे से देंगे और इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टिल नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।